गैस लॉज, जितने भी गैस लॉ हैं उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। गैस लॉ का मतलब होता है कि एज वी नो दैट इज द गैसेस, या गैसेस आर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मैटर। और गैस के बारे में आप क्या कर लिए हो सारी चीजें। बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है जस्ट। ठीक है बेटा, आ रहा है वीडियो। चलो, तो गैस लॉ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, फिर पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, फिर पढ़ेंगे कंबाइंड गैस लॉ, फिर पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ, फिर पढ़ेंगे ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो मेनी मोर आर देयर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गैस लॉज में। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ। नंबर वन इज बॉयल्स। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया, तो इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। समझने की कोशिश करो कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। इफ यू आर गोइंग टू टेक सम गैसेस इन अ कंटेनर, ऐसे देखो, मान लो आपने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने कोई गैस भर दी यहां तक। इसमें आपने कोई गैस भर दी, यहाँ कोई पिस्टन लगा देते हो। पिस्टन मतलब पी, यहां से प्रेशर लगाओगे जो ऊपर नीचे इसको स्लाइड कर सकता है। अगर आप कोई प्रेशर लगाओगे ऊपर से, पिस्टन जो ऊपर नीचे हो सकता है, तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान सुनना, पहले इसका बच्चा टेम्परेचर पी और वी, मान लो पहले इसमें वॉल्यूम जो था गैस का वो V1 था और आपने इसका प्रेशर P1 रखा। अब दूसरे कंडीशन में यहां से देखो, अगर सेकंड कंडीशन में आप देखना चाहते हो तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो गैस जो आपने पिस्टन लगाया था, पिस्टन से प्रेशर लगाया था, जब आप पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाएंगे तो यू कैन सी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज। ये देखो दोनों के वॉल्यूम में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेल एस या नो? अदर क्लास स्टूडेंट्स आर गिविंग द रिस्पॉन्स। कुछ बोलते हैं, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तभी बोलो। ये P1 हो गया, V1 हो गया। कोई ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई गैस भरी जिसका वॉल्यूम V1 था, और आपने पिस्टन के थ्रू, पिस्टन मतलब समझ रहे हो, ऐसे ऊपर नीचे उसको स्लाइड कर सकते हैं, पिस्टन से आपने प्रेशर बढ़ाया। तो जैसे जैसे आप P बढ़ाओगे वैसे वैसे वो गैसें नीचे छोटे से या कम से वॉल्यूम में सिमट जाएंगी। इसी को ही कहते हैं P1 और V1 और P2 और V2। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही कहता है बॉयल्स लॉ। अंडरस्टूड? तो ये P1 और V1, इसमें इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपको ही जानना है कि जैसे P बढ़ाएंगे, जैसे जैसे P बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका डेफिनेशन वुड यू लाइक टू राइट? यस। थैंक गॉड, कम से कम कोई बच्चा तो बोला यस, अदरवाइज दे डोंट वांट टू टेल, सोचेंगे। सर अब चले आप जो बेटा, भी क्वेश्चन बोलोगे सर मैं तो जवाब दूंगा। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे जवाब दें। आई एम सेइंग दैट इज, जैसे मान लो मैं पूछूं कि बेटा समझ में आ रहा है या कुछ पूछना है, तो आप बेफिक्र होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। तो बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, इसको आप लिख लेना। क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of dry gas is inversely proportional to is inversely proportional to
इट्स प्रेशर। ये बच्चा बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान सुनो जो मैं लिखा हूं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस जो दिया गया है, कोई गैस है जो ड्राई है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, अगर कोई गैस दिया गया है जिसका वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इट मींस अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। दैट इज, अगर हम इसी में लिखें, देखो अभी लिख लेना, मैं आपको बताऊंगा, बट लेट मी कंप्लीट। दैट इज, इसका मतलब ये कह रहा है, दैट इज अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, V मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या इसी को हम कहते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसको दो चीज बोलेंगे, या कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, दोनों ही सही है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P हमने ये लिखा है, या कहेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसको ऐसा करें, ध्यान से देखेंगे, दिस इंप्लाइज V, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अगर यहां से हमने कोई कांस्टेंट है, सॉरी ये प्रोपोर्शन का साइन है, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर कोई कांस्टेंट लगाया तो क्या हो जाएगा, K इंटू 1/P। और दिस इंप्लाइज क्या होगा बच्चा, P और V, P इधर आ जाएगा तो लिखेंगे P इंटू V, दिस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, K के। यही बॉयल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है तो उस गैस का प्रेशर और उस गैस का वॉल्यूम दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, अगर आप दो कंडीशंस पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये P इंटू वी इज इक्वल टू के कैसे होगा, लिखेंगे सर आई, हाँ बेटा, सर V was directly proportional to 1/P। सर जी आपने इसे V इक्वल टू K इंटू 1/P क्यों लिखा? क्यों लिखा, जब हम प्रोपोर्शन का साइन, मैथमेटिकल चीज है बेटा, जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं ना, तो उसको जब इक्वल करते हैं तो उस प्रोपोर्शन के साइन पे के आ जाता है। ये आपको मैथमेटिक्स वाले सर बताएंगे कि जब हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो वहां हम क्या लगा देते हैं, इक्वल करके एक कांस्टेंट यूज करते हैं। अभी मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े हो ऐसा? एट, सर व्हाट सर? आई एम आस्किंग, दैट इज यू हैव नॉट सीन दिस इनटू द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में फिजिक्स में सब आएगा बच्चा, कि जब हम कोई चीज का प्रोपोर्शन करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं इक्वल के फॉर्म में, तो उस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल करते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो एट डिफरेंट कंडीशंस, एट डिफरेंट कंडीशंस, देखो बच्चा, अगर हम डिफरेंट कंडीशंस की बात करें तो पहले इसका प्रेशर क्या था, P1, और इसका वॉल्यूम क्या था, V1। तो पहले P इंटू वी इजकल टू क्या था, तो P1 इंटू V1 इजकल टू के, मतलब क्या, कांस्टेंट, और P2 इंटू V2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट के, दोनों की वैल्यू ही K के बराबर हो गई। यहां ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा एट डिफरेंट कंडीशंस P1 इंटू V1 इजकल टू, ये K क्या है, यहां आप मेंशन कर लें, K इज नोन एज द कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है। तो P1 इंटू वी1 की वैल्यू भी क्या होगी, के बराबर होगी, और P2 इंटू वी की वैल्यू भी के बराबर होगी। तो यू कैन सी दैट इज, जब दोनों ही के बराबर हो गई तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कैन वी राइट, टेल यस या नो, नाउ क्लियर? अगला बोलेंगे बच्चों हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखो सबसे पहले ये जो लॉज हैं, जितने भी गैस लॉ हैं, जैसे बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, ये सारी चीजें, ये क्या हो गया, किसी भी गैस के तीन कंडीशंस होते हैं। जैसे प्रेशर होंगे, तीन प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया। इसी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से एक को हम कांस्टेंट रख के बाकी दोनों में कंपेयर या कोरिलेशन निकालते हैं। तो टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट, यहां क्या कर देंगे बच्चों, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वहां क्या था, इसके पहले वाले में क्या कांस्टेंट था, वहां क्या कांस्टेंट था, कोई बताएगा? Sir, what? बॉयल्स, इन बॉयल्स लॉ विच कैरेक्टरिस्टिक्स, विच क्वांटिटी वाज कांस्टेंट, प्रेशर था कि टेम्परेचर था कि वॉल्यूम था? Sir, temperature. हाँ, अभी लिखिए तो हो जस्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास of dry gas at constant pressure, volume of a given mass of a dry gas is directly proportional directly proportional to its, यहां एक टर्म आएगा उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों। अब ये कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यू आर नोइंग द टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेड इनटू द डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसी डिग्री सेल्सियस को बच्चों हम क्या करते हैं, डिग्री या केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो केल्विन में टेम्परेचर होता है, यू हैव हर्ड अबाउट दिस ऑलरेडी आई होप, जो केल्विन में टेम्परेचर होता है, उसी केल्विन में टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या होगा, अगर हम इस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन, इसमें केल्विन, केल्विन स्केल पता है, केल्विन स्केल पता है बच्चा? No, sir. ओके, बहुत अच्छा। 0 डिग्री सेल्सियस अगर है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपसे पूछा जाए कि इसका टेम्परेचर बताइए कितना होगा केल्विन में, तो हम लिखते हैं 0 प्लस, यहां 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 प्लस, इसमें बच्चा हम 273, एक्चुअल में जब हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो 273 होता है, लेकिन ये कहीं लिख लें, के की जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो 273.15, यहां लिख लें 273.15 केल्विन, है ना। तो ये 15 हर जगह नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा अगर आपको वैल्यू लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 प्लस 273, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 273 केल्विन। इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नोन एज द टेम्परेचर इन केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 0 प्लस 273, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर आपसे यहां पूछा जाए कि 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या, कितना केल्विन होगा, Sir, can तो you आप, shift the camera a bit, the camera a bit left side? वाई बेटा, इट इज इन द ऑटो पोजीशन।
ठीक है, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या देखने में? अभी देखो सर लेफ्ट साइड वाला पोर्शन विजिबल नहीं हो रहा। ये वाला। यस सर। ठीक है, तो लीव इट, मैं अगली स्लाइड में इसको बताऊंगा या नीचे बता दे रहा हूँ। इधर देखो, चलो मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा। तो ये हो गया 273। अब अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन में, ये जैसे मैंने हमने देखा ना, ये इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस को 0 प्लस 273 टू 273 केल्विन। तो वट एवर द वैल्यू इज गिवन इनटू द डिग्री सेल्सियस, उसी में हम क्या करते हैं बच्चों, 273 ऐड कर देते हैं। फिर से मैं लिखूं एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, या आर हम इसको लिख सकते हैं, आर 273.15 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15, लेकिन अगर हम उसको क्या होल डिजिट में लिखते हैं तो एग्जैक्ट आता है 273। अब है हमने यही लिख दिया। अंडरस्टूड और नॉट? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अभी अभी हमने आपको बताया है कि जब ये किसका, इस प्रोपोर्शन का साइन हम क्या करेंगे, हटा के इक्वल लगाएंगे, तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो k इंटू टी। ये लाइन समझ में आ रही है? पिछले ला में जो मैंने पढ़ाया था कि जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब दिस इंप्लाइज हम ये क्या कर सकते हैं, अगर हम t को यहां ले आए तो v बाई टी इज इक्वल टू के। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी को ही बच्चा हम चार्ल्स लॉ कहते हैं कि v बाई टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, k मींस कांस्टेंट होगी। तो अब हमने पिछले कंडीशंस में देखा था कि एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्या था, एट डिफरेंट टेम्परेचर इसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या क्या कंडीशंस आएंगे। लिखेंगे एट टू डिफरेंट कंडीशंस, इन दोनों के कंडीशंस क्या होंगे, अगर पहले इसका वॉल्यूम क्या था, यहां देखेंगे, अगर पहले इसका वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। और V1 बाई T1, अगर V बाई T कांस्टेंट है तो V1 बाई T1 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड सेकंड, मान लो दूसरा वॉल्यूम V2 है और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू K। कहां से आया बच्चा, इसी से आया। V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V1 बाई T1 भी कांस्टेंट होगा और V2 बाई T2 भी कांस्टेंट होगा। तो देखो जब दोनों ही कांस्टेंट के बराबर हैं तो हमको एक फार्मूला मिल गया, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। यस या नो? तो यह एक फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले की देखो बेटा, यहां जो मैं लिखा हूं और जो मैं यहां लिखा हूं, इसी को ही हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो इसमें चार वेरिएबल्स हैं, V1 है, T1 है, V2 है, T2 है। आउट ऑफ दीज फोर वेरिएबल्स 3 विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी कर लो, फिर मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं। ये V1 T1 V2 T2 में आउट ऑफ दीज फोर 3 विल बी गिवन, और चौथे की वैल्यू हमको क्या करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं नंबर थर्ड, इन्हीं दोनों को मिला के उसको बोलेंगे कंबाइंड गैस लॉ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आप चूंकि कंबाइंड गैस लॉ, since you are going to prepare for the NSCJS, so these are in the syllabus of NSCJS। अभी से अगर प्रिपेयर किए रहोगे तो आपको क्लास 9th में बहुत ही आसानी होगी एग्जाम देने में। कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ कहता है बच्चा, सबसे पहले जानो कि जब हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को क्या करेंगे, कंबाइंड करते हैं, तो एक रिलेशन मिलता है। उसी रिलेशन को ही हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। तो लिखिए, इट रिलेट्स, मुझे ही लिखना है, चलो मैं ही लिखता हूं। इट रिलेट्स हाउ थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस, हाउ थ्री प्रॉपर्टीज, यहां से मैं इसको पहले लिख दूंगा फिर लिखूंगा,
हाउ थ्री प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, हाउ इट रिलेट्स, हाउ थ्री प्रॉपर्टीज, कौन कौन? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, चेंज with each other, ठीक है, इसमें ये देखना है बच्चों कि जो तीन प्रॉपर्टीज हैं किसी गैस की, प्रॉपर्टी मीन्स उसके पास प्रेशर है, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, वो तीनों एक दूसरे के साथ कैसे चेंज होती हैं, इसी कोरिलेशन को जो बताता है उसी को हम कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। आओ देखते हैं, अब आगे चलेंगे अगले स्लाइड में। अगर हम इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में करें तो देखो, अगर हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखे रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी जैसे बताओ, अभी भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बॉयल्स लॉ? यस ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है, अगर आपके सामने होगा तो आप लिखोगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अभी भी पढ़े हो? यस ठीक है, ये बॉयल्स लॉ हो गया। अब हम इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, फिर नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। देखो बेटा, अगर चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो अभी भी हमने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टेल यस या नो? यस ओके, तो देन वी कैन सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करिए, तो यहां लिखेंगे कंबाइनिंग, सर V is फर्स्ट, proportional to T by P। वेरी गुड बच्चा। तो ये फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइन करेंगे, देखो V और V दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T V इंटू टेम्परेचर 1 बाय बाई P। सर ये लाइन देखो, टेम्परेचर बाय प्रेशर। हाँ देखो देखो, V is proportional to T into 1/P। This line you are getting or not? The last line, V दोनों जगह कॉमन था, हम इसको कंबाइन करेंगे तो V is directly proportional to, यहाँ T था, यहाँ 1/P था, तो T into 1/P कर देंगे। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इक्वल टू, इस पे ध्यान देना, V इक्वल टू, इसके जगह पे हमने कोई कांस्टेंट यूज किया K, तो K हो गया इंटू T हो गया इंटू, यहां लिखेंगे K इंटू T इंटू 1/P। अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन, जैसे अभी तक करते आ रहे थे हम, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब यस देखो सर। बच्चों, yes sir, P को हम V के साथ लाएंगे तो क्या बन जाएगा? P इंटू वी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? P को इधर ले आओगे तो P का मल्टीप्लिकेशन V में होगा, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV equal to KT। KT। वेरी गुड बच्चा, PV इज इक्वल टू KT, या दिस इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं P इंटू वी अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। हो गया कि नहीं हो गया? इसी को ही हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, PV इज इक्वल टू T। अब जैसे बॉयल्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में हमने देखा था कि एट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशन मतलब प्रेशर भी अलग हो, वॉल्यूम भी अलग हो, टेम्परेचर भी अलग हो, तो क्या होगा? एट डिफरेंट, एट डिफरेंट कंडीशंस, एट डिफरेंट कंडीशंस क्या होगा? P1 V1 डिवाइड बाई T1। अगर एक कंडीशन P क्या लिख सकते हैं, देंगे, दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 बाई T1 दिस इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। करेक्ट? तो दिस इज नोन एज द कंबाइंड गैस लॉ। तो ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना बच्चों,
ये देखो PV बाई T इज इक्वल टू K और P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये है कंबाइंड गैस लॉ का फार्मूला है। अब इसमें देखो बच्चों कितने वेरिएबल्स दिए गए हैं, P1 है, V1 है, T1 है, P2 है, V2 है, T2 है। तो 1 2 3 4 5 6 variables are given. Out of these 6 variables, in the question 5 will be given. In the questions 5 variables will be given and you have to calculate the 6th one. वो 6 क्या होगा, that is depending on the nature of the question. उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि what is given and what we have to calculate. Okay? Ideal gas equation. Ideal gas equation. इसके नीचे ही लिख लो, ये फार्मूला है। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इज इक्वल टू nRT। इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। कितने वेरिएबल्स दिए गए हैं, P मींस प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मींस नंबर ऑफ मोल्स, R मींस गैस कांस्टेंट और T मींस टेम्परेचर। अब हम सबकी वैल्यू लिखेंगे, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या क्या होगा, वेयर P इक्वल टू प्रेशर, V is equal to volume, N is equal to number of moles। और क्या बचा बच्चों, R is equal to, इसको बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। और T is equal to क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अगर हम इसमें इसकी वैल्यू लिखते हैं या ऐसे करें, प्रेशर जो होता है बच्चों, प्रेशर का यूनिट जानते हो, कोई बताएगा। सर पास। पास। ठीक है, यहां पास्कल और किसी भी, हम गैस की बात कर रहे हैं, तो यहां जो प्रेशर होगा, ध्यान से देखना, या तो इसका यूनिट एटमॉस्फेयर होगा, क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, या मिलीमीटर होगा, या सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे लिख लेना, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिख लेना, मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब होता है मर्क्यूरिक प्रेशर पे, मर्क्यूरी जो होता है Hg इसका सिंबल होता है, उसको ये कोरिलेट करते हुए इसका प्रेशर मिलीमीटर में दिया रहता है या सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो 1 by 1 आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द वैल्यू कि एटमॉस्फेयर और मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले अभी इसको हम हटा दे रहे हैं, अभी हम सब की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे, तो आप उसको नोट करिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, P is equal to known as the pressure, V is equal to volume, N is equal to number of moles, R is equal to gas constant और T is equal to absolute temperature। अभी ये लिख लो, अगली स्लाइड में हम सब की वैल्यू बताएंगे, सब की यूनिट बताएंगे कि which quantity या has which unit। done completed यस। everybody। आओ चलो, अब हम यहां बात करेंगे प्रेशर। यू ऑल आर अवेयर अबाउट प्रेशर। अब हम प्रेशर की अगर बात करते हैं, प्रेशर की यूनिट्स इसके क्या क्या होंगे, प्रेशर की यूनिट्स होती है एटमॉस्फेयर, इसको हम बच्चों एटीएम लिखा होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया इतना एटीएम उतना एटीएम, या और क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ Hg, या क्या होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन सा रिलेशन होता है,
1 एटमॉस्फेयर में कितना मिलीमीटर, 1 एटमॉस्फेयर में कितना सेंटीमीटर, ये आप लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है बेटा, और इसी को हम अगर सेंटीमीटर में लिख दें तो हो गया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया गया है तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। रिटर्न आगे चलूं? Just a minute. No, sir. 2 minutes. ओके Sir, ओके ये Yes, हो sir. ओके ये हो गया बच्चों प्रेशर। अब हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। यू ऑल आर नोइंग दैट इज वॉल्यूम। क्या क्या होगा बेटा? ये यूनिट्स, वॉल्यूम की यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है? लीटर, आपको पता है। और क्या होगा? आर, मिलीलीटर, लीटर या मिलीलीटर, यही दो चीजें होती हैं। लीटर में हम करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं। अब आगे देखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। पता है कि नहीं पता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। और ये जो होता है आर, हम इसको और कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। कि अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को आप ऐसे लिखेंगे तब समझ में आएगा। ये जो लिखा है ना, इसको लिखेंगे आर सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सीसी है कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, या तो सीसी लिखा रहेगा या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा। अब ये देखेंगे 1 लीटर की वैल्यू 1000 मिलीलीटर होती है, और इसी को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो 1000 सीसी, 1000 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1000 मिलीलीटर होती है, और 1000 मिलीलीटर की वैल्यू होती है 1 लीटर। नोट नोट डाउन बेटा। नंबर नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स इसके बाद बताते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? नंबर नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी आपको पता है? इसमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो क्वेश्चन में क्या रहता है? डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 273 आप ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो यूनिट किसमें होगी? इसी केल्विन में। कि आपको जो भी, भले ये डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन। तो ऑलवेज वट एवर द टेम्परेचर इज गिवन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केल्विन। डन। रखेंगे कि जो गैस कांस्टेंट है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री। क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। ये ध्यान से देखेंगे कि R इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि ये कह रहा है कि 0.0, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है, मतलब ये कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि वाई द नेम ऑफ दिस, वाई दिस इज नोन एज द गैस कांस्टेंट, बिकॉज ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आर की वैल्यू क्या होती है? 0.082 लीटर और एटमॉस्फेयर। ये ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू तब हम यूज करेंगे जब उसका प्रेशर किसमें लिखा हो?
एटमॉस्फेयर में और उसकी वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो। यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब उसका वॉल्यूम लीटर में हो और उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो तो देन द वैल्यू ऑफ आर शुड बी 0.082। ओके, नंबर नेक्स्ट। अब बचता है बच्चों अगला वाला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। ये सब इकट्ठा Sir, लिख लें। before this we did pressure. क्या बेटा, हाँ इसके पहले प्रेशर था, प्रेशर और हाँ पहले प्रेशर था फिर वॉल्यूम था। नंबर ऑफ मोल्स, सर नंबर ऑफ अब मोल्स आप एक बारी वॉल्यूम एक बारी दोबारा दिखा दें। यही है, यस सर। चले। यस देखो, नंबर ऑफ मोल्स, डू यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं मास। कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका नंबर ऑफ फाइंड करना है, उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। क्या करेंगे? मोलर मास से हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ इस मास को हम स्मॉल w से और इस मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी गैस के लिए मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है, तो मोल्स इज इक्वल टू, ये सब मैं पढ़ाऊंगा अगले अगले चैप्टर में। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होगा मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो फार्मूला क्या मिल गया, n इज इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M। ये छोटी छोटी चीजें आप लिखे रहे हैं। तो क्या क्या हो गया बच्चों, हमने गैस कांस्टेंट पढ़ लिया, हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, हमने प्रेशर पढ़ लिया। अंडरस्टूड? लिखो, इसको कंप्लीट करो। सर। रिटर्न बेटा, एवोगाड्रो। एवोगाड्रोज लॉ, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी एवोगैड्रो, सॉरी उनका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ, इसीलिए इसको एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ऐसे समझो कि इन्होंने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लो दो रूम है और दोनों की साइज सेम है, दोनों में प्रेशर और दोनों में वॉल्यूम दोनों की सेम है, तो उन्होंने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम करें दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज कर लो आपके इस कमरे में और ठीक बगल में इतना ही बड़ा कमरा है, रूम है, उन दोनों के प्रेशर और क्या, उन दोनों के अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर हम उन दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दें तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस, इक्वल वॉल्यूम मतलब सपोज कर लो 1 लीटर ऑक्सीजन इस गैस में भर दें और 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उस कमरे में भर दें, तो दोनों में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो सेम होगी। यही आपको लिखना है। और मैं लिखता हूं, लिखो, यू हैव टू राइट ओनली। under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases have same
number of molecules, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इसी को हम अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ध्यान सुनना, इसी को जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी को अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और ये अवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे अवोगैड्रो अवोगैड्रो नंबर, इसको हम n और Sir, छोटा it सा is equal. Sir, it has the number, or it means mole. 1 mole is equal to Avogadro number. It नहीं is बेटा, represented by. नहीं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस। इक्वल वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, दोनों ही कंटेनर में सेम वॉल्यूम अगर है तो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होगी और वह मॉलिक्यूल्स की संख्या अवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। दैट इज अवोगैड्रो नंबर Na इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को अवोगैड्रो नंबर कहते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वह जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, अवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, अवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, नोट करो फटाक से। Sir, it is the value of 1 mole also. क्या बच्चा? Sir, sir, in our phase test, our sir told that it is the value for mole also. अच्छा ठीक है, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यह 1 मोल की वैल्यू नहीं है बेटा। 1 मोल, अब समझने की कोशिश करो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल, इस कमरे में 1 मोल ऑक्सीजन है, इस कमरे में 1 मोल CO2 है, इस कमरे में 1 मोल हीलियम है, इस कमरे में 1 मोल क्लोरीन है, वट एवर इज देयर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वह एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, उसी को 6.022 इंटू 10⁻23। यह 1 मोल की वैल्यू नहीं है। 1 मोल में, ध्यान सुनना मेरी बात, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वह इस अवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कहोगे अवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अंडरस्टूड और नॉट?